गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 से टॉपिक नंबर 4। अब टॉपिक 4 कौन सा है? एंजाइमों के नामकरण की पद्धति। इससे पहले अपन ये पढ़ते हैं जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ताला चाबी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो एमिल फिशर ने। ठीक है, अब यहाँ आज पढ़ेंगे अपन कि एंजाइम के नामकरण की पद्धति। इससे पहले जो गुरुवार को टेस्ट होगा अपना, जो गुरुवार को टेस्ट होगा वो लेसन नंबर 9 कंप्लीट। उसके अलावा लेसन नंबर 5 और 6। ठीक है, गुरुवार को जो टेस्ट होगा वो लेसन नंबर 9, 5 और 6 से होगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन चैप्टर है उससे क्वेश्चन किए जाएंगे गुरुवार को। तो आपका सिलेबस है लेसन नंबर 5, 6 और 9। ठीक है, इनको आपको तैयार करना अच्छे से और इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाए आपसे वो बताने। तो इसकी आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है। ठीक है, तो लेसन नंबर 5, 6 और 9। ठीक है, और ये भी बताया हुआ है जो चैप्टर है लेसन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 कितने नंबर के आते हैं? पूरे 9 नंबर के। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है एंजाइम के नामकरण की पद्धति। यानी एंजाइम है उसके नामकरण की पद्धति में यहाँ अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि एंजाइम के जो अंत में एज लगाया जाता है, जैसे माल्टेज, ठीक है, यूरिएज, तो एज अंत में लगाया जाता है वो किसने बताया था? सबसे पहले ड्यूलॉक्स ने बताया था। किसने बताया था? ड्यूलॉक्स ने। तो ड्यूलॉक्स के अनुसार एंजाइम के अंत में एज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एज। अब यहाँ पर एंजाइम है उनके जो नामकरण है वो किस आधार पर किए गए? जो एंजाइमों का नामकरण है वो किस आधार पर किया गया है उसके लिए यहाँ बताया गया है। तो यहाँ बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, एंजाइम की नामकरण पद्धति को समझाइए। इस टॉपिक से बड़े क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तो पहला क्वेश्चन बताया था मैंने एंजाइम की संरचना का। दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन है वो गुणधर्म के लिए पूछ ले। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिद्धांत के लिए एंजाइम क्रियाविधि उसके लिए। अब चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर से बड़ा बनता है वो है एंजाइम के नामकरण की पद्धति को समझाइए। ठीक है, तो देखिए एंजाइम का नामकरण किस आधार पर किया गया? तो सबसे पहले है क्रियाधार के आधार पर। एंजाइम का नामकरण किस आधार पर किया गया? सबसे पहले है क्रियाधार के आधार पर। तो कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका नामकरण किसके आधार पर किया जाता है? क्रियाधार के आधार पर। नाम सही है, क्यों? यहां पर क्या लिखा आपने? क्रियाधार के आधार पर। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका नामकरण क्रियाधार पर क्रिया करने के आधार पर किया जाता है और उनके अंत में क्या लगाया जाता है? एज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एज। जैसे यूरिया पर काम करने वाला या यूरिया क्रियाधार पर काम करने वाला एंजाइम है वो कौन सा हो गया? यूरिएज। लास्ट में क्या लगाया इसमें? एज, तो यूरिएज। फिर माल्टोज पर जो काम करता है उस पर माल्टेज। तो ऐसे एंजाइम जो क्रियाधार पर क्रिया करे, ऐसे एंजाइम जो क्रियाधार पर क्रिया करे उसके आधार पर नामकरण किया जाता है, वो क्रियाधार के आधार पर होता है। जैसे इनके अंत में अपन क्या लगा देंगे? एज। जैसे ड्यूलॉक्स ने बताया था इनके अंत में क्या लगता है? एज। तो एज लगा। यूरिया पर काम करने वाला कौन सा हो गया? यूरिएज। माल्टोज पर काम करने वाला माल्टेज। ठीक है। नंबर 2, रासायनिक क्रिया के आधार पर। भाई पहला तो किसके आधार पे था? क्रियाधार के आधार पे। दूसरा नामकरण जो किसके आधार पे किया गया? रासायनिक क्रिया के आधार पर। रासायनिक क्रिया के। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। किस पे? उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। यानी वो एंजाइम किस अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर होते हैं, उनको रासायनिक क्रिया के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। तो ऐसे एंजाइम जो उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर या रासायनिक क्रिया के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे
ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले एंजाइम के में क्या होगा, ऑक्सीडेज लगाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार विहाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है, उसमें एंजाइम को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। अर्थात अपन यहाँ ये कहेंगे, यहाँ तो किसके आधार पर नामकरण किया गया एंजाइमों का, क्रियाधार के आधार पर। किसके आधार पर, क्रियाधार पर। जैसे यूरिया, यूरिएज, इनके अंत में क्या लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। दूसरा, रासायनिक क्रिया के आधार पर। तो इस प्रकार की जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर नामकरण किया जाता है, यानी इनका नामकरण किस आधार पर किया जाएगा, उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, यहां किसके आधार पर किया गया, क्रियाधार के आधार पर, यहां उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जैसे ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीडेज, विहाइड्रोजनीकरण के लिए डिहाइड्रोजिनेज का यूज किया जाता है, यानी ये नामकरण के आधार पर हो गया। तीसरा है परंपरागत नाम। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं उनके नाम पहले से परंपरागत ही रखे गए हैं, जैसे है ट्रिप्सिन है, रेनिन है, वो परंपरागत नाम के अंतर्गत आते हैं, यानी पहले से इनके नाम दिए गए हैं, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, परंपरागत नाम। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा है एंजाइम की नामकरण की पद्धति, यानी एंजाइम का नामकरण किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर अपन 6 पढ़ रहे हैं। पहला है क्रियाधार के आधार पर। तो क्रियाधार पर क्रिया होती है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अंत में इसमें एज लगता है, यूरिया में जैसे यूरिएज, फिर माल्टोज में माल्टेज, और रासायनिक अभिक्रिया या उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर नामकरण किया जाता है, वो रासायनिक क्रिया के आधार पर हो गया। जैसे ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीडेज, विहाइड्रोजनीकरण के लिए डिहाइड्रोजिनेज रखा जाता है नाम। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं उनके नाम क्या रखे जाते हैं, परंपरागत। ट्रिप्सिन है, रेनिन है, तो इनके नाम क्या है, परंपरागत होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं 4th पॉइंट, क्रियाधार एवं अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। हाँ, इसके बाद अपन जो चौथा टॉपिक है वो देते हैं, यानी नामकरण के आधार पर क्रियाधार व उसकी अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। भाई यहाँ पर पढ़ रहे थे कि एंजाइम का नामकरण किस आधार पर, चौथा कौन सा है, क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। तो कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका नामकरण, इसके नाम से देख लीजिए, क्रियाधार और अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सक्सेनिक अम्ल है, वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा किसमें बदलता है, फ्यूमेरिक अम्ल में। सक्सेनिक अम्ल है, वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज की क्रिया के द्वारा किसमें बदल जाता है, फ्यूमेरिक अम्ल में। तो यहां इस अभिक्रिया में सक्सेनिक अम्ल क्या है, क्रियाधार। क्या है, क्रियाधार। और अभिक्रिया की प्रकृति क्या हो गई है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। अभी डिहाइड्रोजिनेज पढ़ा था, यहां पर आपने पढ़ा था। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण के लिए जो क्रिया थी वो कौन सी थी, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर चौथा आप देख रहे हो कि एंजाइम का नामकरण किसके आधार पर किया गया है, क्रियाधार और उसकी प्रकृति के आधार पर। तो एग्जाम्पल है, सक्सेनिक अम्ल है, वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में किसमें बदलता है, फ्यूमेरिक अम्ल में। तो यहां पर सक्सेनिक अम्ल क्या हो गया, क्रियाधार, और सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, तो यहां डिहाइड्रोजिनेज क्या हो गई है, अभिक्रिया की प्रकृति। तो उसके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रियाधार की व अभिक्रिया की प्रकृति क्या। तो यहाँ क्रियाधार का नाम तो सक्सेनिक अम्ल हो गया, और प्रकृति कौन सी हो गई है, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा है मानक व क्रमबद्ध नामकरण पद्धति। तो यहां देखना आपको, मानक व नामकरण है, क्रमबद्ध नामकरण पद्धति है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, तो सभी जो एंजाइम का नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ, यानी एंजाइम का नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ, जिसको क्या कहा जाता है, IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ के अनुसार जो भी एंजाइम है उनका मानक व क्रमबद्ध नामकरण पद्धति के से उनके क्रियाधार के आधार पर,
अभिक्रिया के और अन्य सूचना उसमें दी जाती थी। यानी जो भी एंजाइम का नामकरण किया जाता था तो उनमें क्रियाधार, अभिक्रिया व अन्य सूचना उसके अंदर दी जाती थी। तो सबसे पहले है कि पांचवा है मानक एवं क्रमबद्ध नाम पद्धति। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर जो पॉइंट है मानक व क्रमबद्ध नामकरण पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उसके द्वारा जो एंजाइम का नामकरण किया गया है, यानी इस जो संघ के द्वारा एंजाइम का जो नामकरण किया गया उसमें क्रियाधार, अभिक्रिया व अन्य सूचनाएं को सम्मिलित कर लिया गया। क्रियाधार क्या है, अभिक्रिया किससे कर रहा है और इसकी संबंधित इस एंजाइम जो भी सूचना है उसको सम्मिलित कर लिया गया। जैसे हेक्सोकाइनेज जो है उसको इस संघ ने या इसके अनुसार इसका क्या नाम रखा, एटीपी, डीहेक्सो 6 फॉस्फोट्रांसफेरेज, यानी इसका नाम क्या रखा, यानी आईयूबी के अनुसार हेक्सोकाइनेज का क्या नाम रख दिया, डीहेक्सो 6 फॉस्फोट्रांसफेरेज रख दिया। ठीक है। और दूसरा यूरेज एंजाइम है, उसका भी नाम क्या रखा इन्होंने, यूरेट O2 ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम रखती है। तो ये किसके अनुसार है, मानक व क्रमबद्ध नामकरण पद्धति के अनुसार। फिर है छठवां नंबर है वो है संस्तुति नाम। तो कुछ ऐसे एंजाइम के नाम होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनको याद करना या उनको पढ़ना मुश्किल होता है। इस कारण इसके अनुसार, संस्तुति नाम के अनुसार उन एंजाइम के नाम क्या कर दिए गए, छोटे छोटे कर दिए गए। और छोटे छोटे नाम कर दिए गए तो उन नाम को क्या नाम दिया, संस्तुति नाम। यानी एंजाइमों के छोटे छोटे नाम कर दिए गए जिनको क्या नाम कहा गया, संस्तुति नाम। इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है अपना एंजाइम का नामकरण। अभी 2 मिनट अपन रिवाइज करेंगे। एंजाइम का जो नामकरण है जो उसके अनुसार अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अंत में क्या लगाया जाता है, एज किसके अनुसार, ड्यूलॉक्स के अनुसार। फिर इसका जो नामकरण दिया गया वो किस आधार पर किया गया, 6 आधार पे। पहला कौन सा है, क्रियाधार के आधार पर। तो एंजाइम के अंत में यहाँ क्या लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। और नाम क्या है, तो इस एंजाइम का जो नामकरण किसके आधार पर किया जाता है, क्रियाधार पर, क्रिया के आधार पर किया जाता है। जैसे यूरिया पे करेगा तो यूरिएज, माल्टोज पे करेगा तो माल्टेज। यहाँ जो भी उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर नामकरण किया जाएगा एंजाइम का। ठीक है, ठीक है। इसमें आपने लिखा था एक तो उसमें फर्स्ट तो था अपना पढ़ा था डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण क्रिया में काम लेने वाला डिहाइड्रोजिनेज। और तीसरा था परंपरागत नाम। परंपरागत में कौन सा हो गया था कि ऐसे जो नामकरण दिए गए थे एंजाइमों के जो लगा शुरू से दे रखे हैं, ट्रिप्सिन है, रेनिन है। फिर क्रियाधार व प्रकृति के आधार पर सक्सेनिक अम्ल। फिर मानक क्रमबद्ध के आधार पर इसमें IUB के अनुसार नामकरण किया गया, जिसमें क्रियाधार, अभिक्रिया व अन्य सूचनाओं क्या किया गया, सम्मिलित। जैसे हेक्सोकाइनेज के लिए क्या लिखा गया, डीहेक्सो 6 फॉस्फोट्रांसफेरेज। और संस्तुति नाम किसे कहा गया कि एंजाइम का नाम क्या कर दिया गया, बिल्कुल छोटा दिया गया, छोटे छोटे रूप में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संस्तुति नाम। ठीक है। अब आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन है वो है कि किसके अनुसार एंजाइम के नामकरण के लिए अंत में एज लगाया गया, एंजाइमों के अंत में एज लगाया गया, वो किसने बताया था सबसे पहले। ठीक है, ये लिखना है। और दोबारा आपको बता रहा हूँ जो सूचना है वो ध्यान रखना, जो गुरुवार को जो टेस्ट होगा उसमें लेसन नंबर कौन सा दिया जाएगा, 5, 6 और 9। उसको अच्छी तरह तैयार करना आपको। और इसके साथ इस टॉपिक में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।